नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 ने न सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया का ध्यान खींचा, बल्कि इस बार इसने 3 ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इन रिकॉर्ड्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी है। इससे भारत की पवित्र धरती एक बार फिर वैश्विक पटल पर भी सुर्खियों में है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान बनी ये उपलब्धियां लंबे समय तक याद की जाएंगी। महाकुंभ के दौरान गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर अनोखी पहल की गई, जिसमें 10,000 15,000 लोगों ने एक साथ सफाई अभियान में भाग लिया। इस पहल का मकसद न सिर्फ गंगा को स्वच्छ रखना, बल्कि दुनिया को यह संदेश देना भी था कि पर्यावरण और आस्था का गहरा नाता है। संगम क्षेत्र में फैली गंदगी को हटाने के लिए कर्मचारी कई घाटों पर एक साथ सक्रिय रहे। इस अभियान को देखने के लिए गिनीज बुक की टीम भी मौजूद थी, जिसने इसकी प्रक्रिया को प्रमाणित किया। सफाई कर्मियों की मेहनत को देखते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सफाई कर्मियों को पुरस्कार भी दिया। महाकुंभ में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। स्वच्छता कर्मियों के लिए कॉर्पोरेशन बनाकर 16,000 रुपए का मिनिमम वेज देगा। अस्थायी कर्मियों को भी डायरेक्ट बैंक खाते में, साथ ही साथ सभी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़कर जन आरोग्य बीमा का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह महाकुंभ की औपचारिक पूर्णाहुति के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ नगर के अरेल घाट पर सफाई कर्मियों के साथ मिलकर घाट की सफाई भी की और गंगा तट पर शरणार्थियों द्वारा छोड़े गए वस्त्र आदि को साफ करने में अपने मंत्रियों के साथ श्रमदान भी किया। जल में मौजूद छोड़े गए वस्त्रों को निकालकर महाकुंभ के उपरांत पूरे मेला क्षेत्र की सफाई चल रही है। अभियान का शुभारंभ हो चुका है। हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। 2025 में आयोजित महाकुंभ एक बड़ा आयोजन था। लंबे समय तक चले, जनवरी 13 से लेकर 26 फरवरी तक चले इस महा आयोजन में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे यहाँ पर कुंभ में डुबकी लगाने के लिए, और जैसा हम आम भाषा में बोलते हैं अपने पाप धोने के लिए। लेकिन एक बड़ी संख्या में जब लोग वहां पहुंचे तो वहां पर स्वच्छता बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। आखिर किस तरह से ये जो पूरा मैनेजमेंट था सफाई कर्मियों का, उन्होंने काम किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम आया है, वो किस तरह से पूरी व्यवस्था जो इसे संचालित किया गया, तमाम सवालों को लेकर जवाब लेंगे यूपी से हमारे सहयोगी नीतीश मिश्रा, जिन्होंने पूरा कुंभ कवर किया है बीते 1 महीने से। उनसे बातचीत करेंगे। और पवन पाल भी हमारे साथ जुड़े हैं महाकुंभ नगर से, दोनों ही। सबसे पहले नीतीश हमारे साथ है। नीतीश, पूरे महाकुंभ को आप कवर कर रहे थे, करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे, बहुत सारी चुनौतियां भी हमने देखी। इन सब के बीच में सफाई कर्मी भी लगातार सक्रिय रहे, और जैसा कि हम देख रहे थे कि प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती था व्यवस्थाओं को बनाए रखना, तो वही स्वच्छता कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती था कि जो सतत प्रक्रिया है स्वच्छता की, उसे बनाए रखना। किस तरह से आपने देखा, किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को मैनेज किया गया, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम शामिल हुआ है स्वच्छता को लेकर, उसके बारे में भी विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, हम आपको बता दें कि अनादि टीवी की शुरुआत से ही रहकर महाकुंभ नगर में हर एक पल को अपने कैमरे में न सिर्फ कैद की, बल्कि उससे विस्तृत रिपोर्ट भी अपने तमाम दर्शकों को हमने दिखाया। हम आपको बता दें कि एक समय में ही ये पहले की बात हुई थी कि लगभग 45 करोड़ लोगों की श्रद्धालुओं की यहाँ आने की उम्मीद है, लेकिन ये आंकड़ा 66 करोड़ के ऊपर निकल गया। ऐसे में अगर कोई और व्यवस्था होती तो संभवतः ध्वस्त हो सकती थी, लेकिन तैयारी बृहद स्तर पर की गई थी, जिसका नमूना ये देखने को मिला कि जहां स्नान का महा रिकॉर्ड बना, इसके साथ ही साफ सफाई का भी एक विशेष रिकॉर्ड यहाँ पर बना। हम आपको बता दें कि लगभग 11,000 सफाई मित्र यहाँ पर तैनात थे, जो पल पल यहाँ पर कोई भी गंदगी रही उसको तत्काल साफ कर रहे थे। नदी में जो फूल आज पत्ती जा रहे थे, उनको ट्रैफिक स्टीमर लगातार वहां से साफ कर रहा था। फिर चाहे उसमें नारियल जाए, कपड़ा जाए, या दिया जो प्रवाहित करते थे, उसको साफ और सुरक्षा और अविरल रखने के लिए भी सतत प्रयास किए गए। पूरे मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक डस्टबिन रखे गए थे। अगर आंकड़ा देखा जाए तो हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन था। इसके साथ ही कई लाख शौचालय बनाए गए थे। उन शौचालयों को
लगातार क्रियान्वित किया गया, उनमें पानी की उपलब्धता दी गई, तो इससे आसपास जो गंदगी फैलती थी वो नहीं फैली, और उसके साथ ही उन टैंकों को निरंतर साफ किया जाता रहा ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे कार्यक्रम को लेकर पहले से बृहद व्यवस्था बनाई थी, वो धरातल पर पूरी तरीके से फलीभूत होती हुई दिखाई पड़ी। आज की तारीख में मेले का आधिकारिक समापन हो गया। धार्मिक दृष्टिकोण से महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी को इस कार्यक्रम का समापन हो गया था। उसके बाद मेला क्षेत्र में अब भीड़ उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन संगम क्षेत्र पे अभी भी भीड़ है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लगातार महाकुंभ नगर में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ सेवा कर्मी बल्कि पुलिस कर्मियों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो भी चालक और परिचालक थे उनके साथ संवाद किया, नेत्र कुंभ गए। यूं कह लीजिए कि इतने बड़े आयोजन में को सफल बनाने में सहभागिता देने वाले छोटे से बड़े हर इंसान से, हर विभाग के कर्मचारियों को उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ सहभोज किया, एक बड़ा संदेश दिया। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों के प्रति भी सीएम योगी काफी उदार दिखे। उन्होंने बड़ी बातें कही कि हमने सोचा था कि जब महाकुंभ का आयोजन होगा तो इसे कौन देखता, सिर्फ कुंभ के लोग देखते, कमिश्नरेट कुंभ देखता या भारत भी देखता, लेकिन मीडिया की बृहदता, मीडिया के निरंतर चलने के कारण पूरे देश, पूरी दुनिया ने महाकुंभ के महात्म को समझा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के वो बयान है जिन्होंने आज मीडिया कर्मियों के साथ संवाद करते हुए दिया। पुलिस कर्मियों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस प्रकार से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखी गई, किसी भी प्रकार की सुरक्षा में सेंध नहीं हुई, कोई लूट नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। एक बड़ा संदेश दिया। सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने न सिर्फ संवाद किया बल्कि उनके साथ बैठ के भोजन किया। यहाँ पर जो भी नाविक तैनात थे, इसका उन्होंने एक प्रसंग भी बताया कि प्रभु श्री राम जब अपने वनवास के दौरान जा रहे थे तो निषाद राज की मदद से उन्होंने जब वहां पर उन्होंने रुके थे, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केवट भी वहां पर उन्होंने अपना एक कहीं ना कहीं अमूल्य योगदान दिया था, तो इसीलिए केवटों का भी सम्मान किया गया, नाविकों का भी सम्मान किया गया। तो धरातल पर व्यवस्थाओं के साथ साथ एक मुखिया के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों का उत्साहवर्धन भी किया जो इस कार्य में। नीतीश, जब आप कवरेज कर रहे थे तो इसके बीच में आपने एक स्टोरी भी चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से पॉलिथीन मुक्त जो है घाट रहे, इसको लेकर अभियान चलाया गया था कि प्लास्टिक को हटाएंगे और उसकी जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल किया जाएगा। वो कितना सफल रहा? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पूरा मेरा क्षेत्र जो था वो प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र था। दुकानों पर साफ तौर पर पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि किसी भी प्रकार का प्लास्टिक यहाँ पर यूज नहीं होगा, जूट के बैग यूज होंगे। और इसकी पहल करते हुए योगी सरकार ने खुद भी सरकारी कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक उपयोग के रोक लगा दी थी। यहाँ कुछ ऐसे टेंट भी बने थे अभिषेक, जो हम आपको बता दें कि वो ऐसे बने थे कि अब वो गंगा जी के जल से स्वतः विलीन हो जाएंगे, ताकि वो मिट्टी और गोबर से बने थे। उन लोगों ने भी पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए थे। जितनी भी दुकानें थी उन पे किसी भी प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। तो एक बड़ा पहले से ही पूरे कार्य रेखा को सोच रखा गया था और उसको अमली जमा यहाँ धरातल पर पहुंचाया गया, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिली कि यहाँ पर पूरा मेला क्षेत्र पूरी तरीके से प्लास्टिक मुक्त रहा है। जगह जगह इसके बैनर लगाए गए थे, लोगों को जागरूक किया गया था। छोटे से लेकर बड़े और मंझोले हर दुकानदार को ये बात कहा गया था कि कोई भी सामान अगर पैक होगा तो वो पॉलीथीन में नहीं दिया जाएगा, कपड़े के बैग में अथवा जूट के बैग में दिया जाएगा। दुकानदारों ने भी उस बातों को माना और कहीं ना कहीं इसका परिणाम साफ तौर पर महाकुंभ में देखने को मिला। निश्चित रूप से पवन पाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाकुंभ नगर से। पवन, आपसे जानना चाहूँ क्योंकि संगम नोज में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से ही हम देख रहे हैं कि जबरदस्त भीड़ जो है वहां पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो सफाई कर्मी थे वो किस तरह से ऑपरेट करते थे? क्या 24 घंटे वहां पर सफाई चल रही थी या फिर कोई टाइमिंग सेट की गई थी, इसके तहत जो है वहां सफाई की जा रही थी? क्योंकि हम देख रहे थे इतनी ज्यादा भीड़ होती थी, कोई अपना किसी के कपड़े छूट जा रहे हैं, किसी के चप्पल और बहुत सारा सामान जो है वहां पर छूटता चला जा रहा था। तो ऐसे में इन सारी चीजों को किस तरह से मैनेज किया जा रहा था और सफाई कर्मियों को क्या जो जरूरी इक्विपमेंट्स थे वो प्रोवाइड करवाए गए थे? देखिए, महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी और 13 जनवरी से 45 दिन तक 26 फरवरी तक चलने वाला इस महाकुंभ
कुंभ के आयोजन में स्वच्छता कर्मियों ने जो अपनी भूमिका निभाई है वो वाकई में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में जहां पर लगभग सरकार ने आंकड़ा लगाया था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, 45 करोड़ की जगह पर 67 करोड़ लोग आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई। और यहाँ पर स्वच्छता कर्मियों ने जिस तरह से पूरे कुंभ नगर को स्वच्छ रख करके एक संदेश दिया है, यहाँ की पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने दर्ज कराया है कि जिस तरह से इस बड़े आयोजन में इतनी बड़ी संख्या के बीच में पूरे महाकुंभ को स्वच्छता का एक प्रतीक स्थापित किया है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर स्वच्छता कर्मी जो है सफाई नायक थे, उनको यहाँ पर 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाती थी, 3 शिफ्ट चलती थी, यानी 24 घंटे यहाँ पर सफाई का कार्य जारी रहता था, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। सफाई जो नायक थे वो लगातार स्वच्छता पर विशेष नजर बनाए रखते थे और स्वच्छता की यहाँ पर सफाई कर्मी यहाँ पर लगातार साफ सफाई में जुटे रहते थे, क्योंकि जो श्रद्धालु आते थे उनको भी यहाँ पर सफाई नजर आती थी। जो दूर दराज से लोग आते थे, अंत प्रांतों से आते थे, यहाँ तक कि विदेश से आए लोगों ने भी यहाँ की सफाई की जो उन्होंने तारीफ की है कि जिस तरह से इतने बड़े इवेंट में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है, यह एक विश्व स्तर पर एक चर्चा का विषय बना है। जी निश्चित रूप से पवन ये भी जानना चाहेंगे, देखिए हम सफाई कर्मियों के कार्य की तो सराहना कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी बोनस देने की बात कर रहे हैं, उन्हें आयुष्मान योजना से भी जोड़ा जाएगा, बहुत अच्छी पहल है सफाई कर्मियों के लिए। लेकिन ये भी जानना चाहूंगा कि क्या उनके लिए भी वहां पर समुचित व्यवस्था की गई थी कि जो सफाई कर्मी वहां पर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का कितना ध्यान रखा गया, वो कहाँ पे ठहरे हुए थे, क्या उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, क्या इनको लेकर उनसे बातचीत हुई या कुछ जानकारी मिली? सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की बात की जाए तो सरकार के द्वारा उनके लिए भी टेंट की व्यवस्था की गई थी, उनके आवास और रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। जिस तरह से सभी लोगों को टेंट सरकार के द्वारा आवंटित किए गए थे, तो उनको भी कैंप आवंटित किया गया था, उसी कैंप में उनको रखा गया था और खाने पीने की सारी व्यवस्था उनको दी जा रही थी, क्योंकि बिना भोजन के कार्य आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है, लगातार 24 घंटे उनको काम करना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा पूरा ध्यान दिया गया था, उनको सामान जो चाहिए जरूरी की सामान थे, चाहे वो स्वच्छ करने के लिए जो किट होते हैं पूरी किट की उनकी व्यवस्था की गई थी, उनको रहने के खाने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक उनके स्वास्थ्य पर भी सरकार की नजर थी, उनको स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पर स्वच्छता को भी ध्यान में रखा गया और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया। तरह तरह की जो चीजें होती हैं सफाई कर्मियों को जो आवश्यक चीजें होती थी वो सारी आवश्यक चीजें सरकार के द्वारा यहाँ पर पूरी की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वच्छता कर्मी थे उनके लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह की सुविधाएं जो वैश्विक स्तर की जो सुविधाएं होती थी वो इस बार के मेले महाकुंभ में केंद्रीय अस्पताल में वो सारी सुविधाएं नियुक्त की गई थी। जी निश्चित रूप से नितेश, मैं आना चाहूंगा इस बात पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रयागराज जैसे शहर में इतनी बड़ी करोड़ों की आबादी पहुंच जाती है, तो जाहिर तौर पर एक अतिरिक्त दबाव क्षेत्र में था, चाहे कूड़े इकट्ठा करने का लेकर हो या उसके निष्पादन को लेकर। इन सब के बीच में विपक्षी नेताओं ने भी सवाल पूछे और कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठाए, खासतौर से जो सीपीसीबी के द्वारा सवाल उठाया गया था कि जो पानी है, पानी की गुणवत्ता जो है, इतने करोड़ लोग पहुंचे हैं कि उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और वाटर क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए। खैर ये मामला अभी भी विचाराधीन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिली है कि पानी की गुणवत्ता को लेकर जरूर सवाल उठे। देखिए बिल्कुल अक्षय, हम आपको बताना चाहेंगे कि पानी को गुणवत्ता को लेकर सवालिया निशान तो उठे, लेकिन उन सवालिया निशान पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठे। एक तरफ जहां बताया गया कि पानी प्रदूषित है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कंट्रोल बोर्ड ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद एक साइंटिस्ट ने भी इसके जल को साफ तौर पे न सिर्फ शोध किया बल्कि ये बताया कि एल्कलाइन के ठीक समानांतर गंगा का जल शुद्ध है। ऐसे में जो बात उठी संभवतः वो कुछ बात ऐसी थी, पीएम मोदी ने साफ तौर पर ये कहा भी कि कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर और ट्रीटमेंट या जो सफाई गए थे उनसे कुछ समस्या हुई हो, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लगातार भीड़ आ रही थी। एक निगेटिव मैसेज अभिषेक मैं यहाँ कहना चाहूंगा, नकारात्मक मैसेज का असर हम तब मानते हैं जब विपक्षी दल के द्वारा अगर कोई सवाल उठाया जाता और उस सवाल को, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सत्ता पक्ष की जनता सुनती है, विपक्ष की बात सुनती है। अगर विपक्ष की बात इतनी प्रभावशाली होती और वास्तव में गंगा जल में कोई ऐसी समस्या हुई होती, तो यहाँ पर 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, मंत्रियों ने स्नान किया, विदेशी राजनयिकों ने स्नान किया, देश के राष्ट्रपति ने स्नान किया, प्रधानमंत्री ने स्नान किया और खासकर किसी को कोई समस्या भी नहीं। तो अगर कुछ अशुद्धता या कोई नुकसान या सेहत पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कोई ऐसी चीज नहीं होती तो वो जरूर प्रकाश में आती, लेकिन ऐसा भी कोई चीज अभी तक
अभिषेक प्रकाश में नहीं आई। ऐसे में इस दावे को कि यहाँ का जल अशुद्ध है या किसी प्रकार से संक्रमित है, ये दावा स्वतः ही निराधार हो जाता है। बहरहाल ये जांच का विषय है, ये विचारणीय बिंदु है इसमें, क्योंकि तमाम तरह के विरोधाभास भी सामने आ चुके हैं। तो इस पर जो एक लाइनर टिप्पणी है कि ये कहना तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। बहरहाल श्रद्धालुओं ने इस पूरे बात को यहाँ का जल असुरक्षित है इसको नकार दिया, और ये नकारना ही बता रहा है कि उनकी जिस तरीके से संख्या दिखी वो बता रहे कि उन्होंने ना विपक्ष की सुनी ना इन जांच रिपोर्टों को सुनी। अक्षय कोर्ट नहीं, निश्चित रूप से नीतीश, ये 12 साल में लगने वाला कुंभ जहाँ पे जाहिर तौर पर लोग श्रद्धा भक्ति के साथ पहुंचते हैं, जाहिर तौर पर कुछ सवाल जरूर उठे हैं और उम्मीद करेंगे कि उसमें और बेहतरी हो, लेकिन ज़रूरी है ये सवाल भी पूछा जाना, क्योंकि आज अगर हम स्वच्छता कर्मियों की इतनी कड़ी मेहनत और परिश्रम की बात कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है उन बातों पे बात करना विचारणीय है कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि उम्मीद करेंगे कि अगला जो कुंभ होगा उसमें ये जो कमियां रह गई उस पर भी जो है काम और बेहतर ढंग से किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कई मामलों में जो व्यवस्था की गई थी वो कहीं ना कहीं उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आबादी वहां पहुंच गई तो व्यवस्था उसके लिए उतनी ज्यादा सक्षम थी नहीं। खैर पवन, आपसे भी सवाल है, इसको जो फीकल कोलीफोरम को लेकर बड़ी बात हो रही है, करोड़ों लोग वहां पहुंचे थे स्नान करने के लिए, पानी की गुणवत्ता को लेकर बात हो रही थी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा और आगे जाना चाहूंगा कि वहां पर जो डिस्पोजेबल टॉयलेट्स लगाए गए थे, टेम्पररी टॉयलेट्स, वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी पहुंची कि कहीं ना कहीं वो कम पड़ गई, और कुछ ना कुछ ऐसे अप्रिय दृश्य हमको देखने को मिले जहां पर वहां पहुंची हुई आम जनता जो है ओपन डेफिकेशन करती हुई नजर आई, बजाय टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने की, या फिर टॉयलेट की स्थिति उस ऐसी थी नहीं कि आप उसका इस्तेमाल कर सके, तो वो खुले में शौच करते हुए कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहां तक शौचालय की बात की जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं को पहुंचने की वजह से, क्योंकि अगर यहाँ पर 1.5 लाख शौचालय की व्यवस्था की गई है और 2 करोड़ 3 करोड़ यहाँ पर लोग पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अव्यवस्था होगी, जिसके कारण अगर मान लीजिए वो टैंक फुल होता है तो टैंक जब तक फुल हुआ, फुल होने के बाद वहां पर साफ सफाई यानी इसको टैंक को खाली कराने के लिए जब तक कार्य किया जाता है, जब तक बीच में किसी को कोई असुविधा हुई हो तो हो सकती है ऐसी छोटी मोटी असुविधाएं इतने बड़े आयोजन में हो सकती है। लेकिन जहां तक बात की जाए यहाँ पर शौचालय की, तो लगातार शौचालयों का यहाँ पर टैंक जो सीवर टैंक थे उनके लगातार सफाई का कार्य किया जा रहा था, और लगातार वहां पर निर्धारित सफाई कर्मी नियुक्त किए गए थे कि जो शौचालय थे उनको स्पेशल देखभाल किया जाए, वहां पर उनकी गंदगी ना रहे, और जैसे टैंक फुल हो तो सीवर टैंक को बुला करके यंत्र के द्वारा उसको निकाला जाए। जी पवन, इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि महाकुंभ का तो समापन हो चुका है लेकिन सुनने में आ रहा है अभी भी लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां पर लोग कितने, क्या स्थिति है, और सफाई, क्योंकि अब मैं सुन रहा हूं कि वहां पर बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, तो उसको लेकर आपके पास इस वक्त क्या कुछ ऑब्जर्वेशन? देखिए, जहां तक श्रद्धालुओं की बात की जाए तो लगातार 13 जनवरी से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ है, और आज महाकुंभ का समापन हुआ है 45 दिन में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों की जो आस्था है वो अभी भी, जो अपने घर से निकल नहीं पाए थे, जो शहर के कुछ लोग लोकल प्रयागराज के हैं उनको मौका नहीं मिला निकलने के, क्योंकि लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं को आना जाना बना था, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी थोड़ा सा व्यस्तता थी, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ लोग अभी भी संगम तट पर पहुंच रहे हैं और आस्था व पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ पर स्वच्छता की बात की जाए तो यहाँ साफ सफाई की शुरुआत जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद, क्योंकि जिस तरह से इतने ढेर मात्रा में इतनी ढेर सारे श्रद्धालु यहाँ पर आके 67 करोड़ श्रद्धालु आके गंगा में आस्था पुण्य की डुबकी लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर छिटपुट कुछ यानी कि डस्ट जो भी है वो गंगा जी में है, जैसे कपड़े हो गए यानी अन्य सामग्री जैसे नारियल का हो गया, तो इस सब की सफाई योगी जी ने खुद अपने हाथों से सफाई करके यह संदेश दिया है कि जिस तरह से मैं गंगा जी में पुण्य की डुबकी लगाकर अपने तन मन को स्वच्छ रखता हूं, तो उसके बाद हमारा यह फर्ज बनता है कि लास्ट में मैं भी गंगा जी की सेवा करूं, क्योंकि गंगा हमारी माता है, तो इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, इनको स्वच्छता की ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तो जाहिर सी बात है उनकी यह शुरुआत, यह पहल बहुत ही सराहनीय रही, और यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। उन्होंने अपने मंत्रियों को, संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि साफ सफाई का अभियान जो गंगा जी का है वो लगातार चलता रहे। जी, उम्मीद है जो संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री जी ने की है वो लोगों तक पहुंचे कि गंगा में आस्था के नाम पर कूड़े का विसर्जन नहीं होना चाहिए। नीतीश, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि प्रयागराज जैसे इतने बड़े महाकुंभ में करोड़ों लोगों के लिए सफाई व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी टीम जो है उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, एक साथ ऑपरेट किया, अगर हम इसे अपनी आम जिंदगी में अगर लागू करें तो देश के तमाम जो शहर है वो बहुत साफ हो सकते हैं। अगर जिम्मेदारी से जैसे कुंभ के लिए किया गया वैसे ही तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं और वहाँ की निगम प्रणालियां हैं, अगर वो इस तरह से ऑपरेट करें तो हम मान सकते हैं कि हम दूसरे देशों की बराबरी कर सकते हैं सफाई के मामले में।
निश्चित ही बिल्कुल आपसे बताया, आपको ये दायित्व बोध हर सरकारों को होना चाहिए। और इस तरीके से कार्यक्रम जो है साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर जो है वैसे तो चलाए जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता मिशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारत भर में फैला हुआ है। एक बार फिर से ऐसे कार्यक्रमों को ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित ही महाकुंभ नगर में नए तमाम प्रतिमान गए हैं, संभवतः यहाँ से जो संदेश आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, हम लोगों ने यहाँ पर स्नान किया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस गंगा को पावन अविरल रखें। और इसी तरीके से उन्होंने साफ तौर पर अपने मंत्रियों को निर्देश दिए कि 15 दिन तक अनवरत गंगा माता की सफाई का एक कार्यक्रम चलता रहेगा, साफ सफाई अभियान चलता रहेगा। तो संभवतः इससे एक बड़ा संदेश जाए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि आस्था के नाम पर कूड़ा विसर्जन बिल्कुल गलत है और सरकारें इसको नहीं रोक सकती। इसको रोकने के लिए हमें खुद अंतर मन से जागरूक होना चाहिए। अपनी आस्था, अपने परिसर, अपने आसपास की सफाई को हम लोगों को खुद साफ रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये अक्सर भूल जाते हैं कि जिस गंदगी को हम फैलाते हैं उसे भी हमारे जैसा कोई इंसान साफ करता है। निश्चित से बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया पवन। तो जाहिर तौर पर स्वच्छता अभियान चल रहा है, कुंभ का समापन हो चुका है और इस सब के बीच में आपको बता दें कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए 2026 तक का टारगेट है। अब देखना है कि गंगा कितनी स्वच्छ हो पाती है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।